ध्येय IAS चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देश में इंसान और जानवरों के बीच लगातार बढ़ रहे संघर्ष को कम करने के लिए वन्य जीव मंत्रालय ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है। इसमें राज्यों को 3 महीने के भीतर समितियों का गठन करने और ऐसे स्थानों को चिन्हित कर सूची तैयार करने को कहा गया है जहां मानव पशु संघर्ष की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हों या घटनाएं होती हों। DNS में आज हम मानव पशु संघर्ष से पैदा हुई दिक्कतों को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही जानेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी। वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 से 21 के दौरान कर्नाटक में बाघों द्वारा इंसानों और पालतू पशुओं पर हमले के लगभग 434 मामले देखने में आए हैं। इस तरह पिछले साल की तुलना में देखें तो ऐसे मामलों में 37% की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ते आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मानव और पशुओं के बीच संघर्ष किस कदर बढ़ रहा है। जब तक जंगल पर्याप्त मात्रा में थे तब तक मानव और वन्यजीव अपनी अपनी सीमा क्षेत्रों में सुरक्षित थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ बढ़ती आबादी का दबाव जंगलों के अस्तित्व के लिए अभिशाप साबित हुई और बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई शुरू हो गई। कृषि का विस्तार, बढ़ती आबादी के लिए आवास, शहरीकरण और औद्योगिकरण में वृद्धि, पशुपालन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और झूम कृषि, ये तमाम ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जानवर और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों पर इंसानी अतिक्रमण से हाथियों के स्वाभाविक कॉरिडोर छिन गए हैं। बाघों और तेंदुओं की बढ़ती आबादी के लिए रहने की जगह और भोजन की किल्लत हो रही है। भारत में आज़ादी के पहले और उसके बाद वन्य जीव संरक्षण की दिशा में कई संवैधानिक और कानूनी कदम उठाए गए हैं। इसका मकसद वन्य जीवों को संरक्षित करना था। इन जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सर्वप्रथम 1872 में वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था। 1927 में भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसके प्रावधानों के मुताबिक वन्य जीवों के शिकार और वनों की अवैध कटाई को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की गई। 1956 में पुनः भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। इसके अलावा भारतीय संविधान में वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। बता दें कि वन्यजीवों से जुड़े विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून और उपाय कर सकते हैं। संबंधित मामलों की निगरानी, नीति निर्माण और नियोजन के लिए एक केंद्रीय मंत्रालय भी बनाया गया है और राज्य के वन विभागों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करें। इस संबंध में सबसे बड़ा कदम साल 1972 में उठाया गया, जब एक व्यापक केंद्रीय कानून वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में विलुप्त होते वन्य जीवों तथा अन्य लुप्तप्राय प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा साल 1983 में वन्य जीवों की चिंतनीय स्थिति में सुधार और उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव योजना शुरू की गई। इन तमाम संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के होने के बावजूद हम आए दिन मानव पशु संघर्ष के मामले देखते रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस संबंध में प्रमुख समस्या कानूनों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने को लेकर है। ये जंगली जानवर जंगल में लगी आग यानी दावानल के कारण मानव बस्तियों का रुख करते हैं। इसलिए दावानल को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से भी तमाम संवेदनशील जगहों को चिन्हित करके वहां पर इन जानवरों के आवागमन के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाने की भी आवश्यकता है। हालांकि इस संबंध में कई प्रकार के कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं, लेकिन ज़रूरत है कि इन उपायों को और गति दिया जाए। साथ ही आम जनता को भी इन जानवरों के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत है। महात्मा गांधी ने सच ही कहा था कि प्रकृति के पास इंसानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब कुछ है, लेकिन लालच के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हमें लालच को छोड़कर संवेदनशील होना ही होगा।